गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट 4 सॉलिड स्टेट चल रही थी। इसमें हम पढ़ रहे थे, इससे पहले वाले क्लास में जो क्रिस्टल्स थे, टाइप ऑफ क्रिस्टल 7 टाइप के बताए थे CTO RHMT के आधार पर। वो हमने इससे पहले वाले क्लास में कंप्लीट किए थे। उसके बाद में आज अपने पढ़ना इसमें जैसे यूनिट सेल होते हैं ना, वो कई प्रकार की होती है। पहले तो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल, उसके बाद पर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो पढ़ने। सबसे पहले रहेगा इसमें टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है उसकी डेफिनेशन पहले भी आ चुकी है। यूनिट सेल कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, वो क्या कहलाएगी? यूनिट सेल कहलाएगी। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सेल होती है, सेल को हम क्या बोलते हैं? ये जो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कई सारे सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू ऑर्गन मिलकर के उस पूरे बॉडी का निर्माण करते हैं। तो इसमें हम बोलते हैं जैसे कि इसमें सेल होती है, वैसे ही यूनिट सेल है वो क्रिस्टल लैटिस में होती है। तो यूनिट सेल है वो क्रिस्टल लैटिस की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। उसके बाद में आता है कि जो यूनिट सेल होती है वो 4 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से हम 3 प्रकार की पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें एक प्रकार और शामिल करते हैं। तो जो यूनिट सेल होती है वो 4 प्रकार की मानी गई है। सबसे पहली जो यूनिट सेल है वो इसमें मानी जाएगी SC। ठीक है, एक एक करके पढ़ लेते हैं। SC की फुल फॉर्म रहेगी तो उसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हिंदी में इसको बोलते हैं सरल घनीय इकाई कोष्ठिका। सरल घनीय इकाई कोष्ठिका बोल दो। वैसे तो अपन सेल को कोष्ठिका ही बोलते हैं, आप कोशिका भी बोल सकते हैं, कोष्ठिका भी बोल सकते हो। तो यूनिट सेल 4 प्रकार की बताइए, उसमें सबसे पहली रहेगी SC का मतलब है सिंपल। उसके बाद देखिए इसमें सरल घनीय इकाई कोष्ठिका है। क्या होता है इसमें? बोलते हैं इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर के एक सेल बनी हुई होती है, वो पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर्स पे होते हैं। यानी इस इकाई कोष्ठिका में जो कण होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स अवयवी कण बोल देते हैं। अवयवी कणों का मतलब है जिनसे मिलकर के यूनिट सेल बनी हुई होती है, वो सिर्फ और सिर्फ क्यूब के कॉर्नर पे होते हैं, ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। तो उसका नाम होता है सरल घनीय इकाई कोष्ठिका। जैसे हम बनाते हैं, ये एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर क्या रहेगा? देखो, इस क्यूब में जो पार्टिकल्स होंगे जिससे मिलकर के क्यूब बनी हुई है, वो वाले सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। और कॉर्नर एक क्यूब में कितने होते हैं? 8 होते हैं। इस प्रकार से रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर के ऊपर क्या है? पार्टिकल्स उपस्थित है। तो ऐसी जो कोष्ठिका होती है वो सरल घनीय इकाई कोष्ठिका कहलाती है। अब साथ साथ में हम डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल साथ साथ में निकालते चलते हैं कि कौन सी इकाई कोष्ठिका में कितने पार्टिकल्स हैं। अब इसमें देखो 3-4 बातें अलग से लिखनी है। इसमें आता है कि एक क्यूब का जो कॉर्नर होता है वो 8 क्यूब में कॉमन होता है। जैसे एक रूम में अपना क्यूब है, तो कॉर्नर वाला जो होना, इस वाला ये रूम है, इसके इस साइड में एक रूम है, इस रूम के इस साइड में भी एक रूम है, उसमें भी यही कॉर्नर है, इसके इस साइड वाले में वही कॉर्नर है, इसके इस साइड वाले के इस साइड में भी वही कॉर्नर है। तो 4 क्यूब में कॉर्नर, ये जो वाला कॉर्नर का कॉमन हो गया। फिर ये जो नीचे 4 क्यूब है, इनके ऊपर एक एक क्यूब और रख दो, आप एक एक रूम और बना दो, उन सभी में वो वाला कॉर्नर क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। तो हम बोलते हैं कि क्यूब का एक कॉर्नर होता है वो 8 क्यूब में कॉमन होता है। तो इस क्यूब में इसका कितना पार्टिसिपेशन है, कितना योगदान कर रहा है एक क्यूब में? तो 1/8 का करेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले कॉर्नर के लिए, ठीक है, कॉर्नर के लिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? एक इसका जो, ठीक है, तो इसमें देखें एक कॉर्नर है वो 8 क्यूब में कॉमन होता है। एक कॉर्नर 8 क्यूब में कॉमन होता है। तो कॉर्नर का जो पार्टिकल्स होता है वो इस क्यूब में 8 में, तो प्रत्येक में अपना थोड़ा थोड़ा योगदान करेगा। एक क्यूब के हिस्से में कितना आएगा? 1/8। कि कॉर्नर वाला जो कण होता है, कॉर्नर वाला पार्टिकल या कण एक क्यूब में अपने 1/8 का कंट्रीब्यूशन या योगदान करते हैं।
एक क्यूब में कितना आएगा उसका 1/8 आएगा। ठीक है। दूसरी बात इसमें आती है कि अब मान लीजिए कुछ यूनिट सेल ऐसे भी होते हैं जिनमें कॉर्नर के अलावा भी कई जगह पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके लिए आता है कि जैसे कि मान लीजिए फेस पे होता है वो हमेशा ही फेस सेंटर में होता है। मान लीजिए कोई भी पार्टिकल, ये फेस 6 फेस है, इसमें 8 कॉर्नर होते हैं और 6 फेस होती है। ये वाला, ये पीछे वाले ऐसे मिला के पूरी 6 फेस होती है, 1 2 3 4 और 5 और 6 ऊपर नीचे 6 होगी। तो 6 फेस होती है और एक फेस 2 क्यूब में कॉमन होती है। जैसे ये वाली फेस है, इसके इस साइड में एक क्यूब बना देना, इस साइड में एक रूम है, तो ये वाली जो दीवार है वो इसमें, इसके इस साइड वाले में और इस साइड में दोनों में कॉमन है ना। तो एक दीवार, एक फेस 2 क्यूब में कॉमन है, तो दोनों में अपना हाफ हाफ देगी, योगदान करेगी। तो एक क्यूब में उसका योगदान कितना मानेंगे हम? हाफ मानेंगे। तो इसमें आता है कि फेस सेंटर पे जो पार्टिकल है वो अपने 1/2 का योगदान है वो एक क्यूब में करता है। उसके बाद में थर्ड देखें, थर्ड और कहाँ पे हो सकते हैं पार्टिकल। थर्ड में बात आती है, हो सकता है इसके बॉडी सेंटर में क्यूब के सेंटर पॉइंट पे एक पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है, और क्यूब के सेंटर पॉइंट पे पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो इसी क्यूब में। जैसे इस रूम के सेंटर में कुछ है तो वो इसी क्यूब में रहेगा ना, इस साइड वाले क्यूब के से तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये वाला जो सेंटर में होता है, बॉडी सेंटर में जो पार्टिकल होता है उसका पूरा का पूरा योगदान उसी क्यूब में होता है। यहाँ पे हम बोलेंगे इससे बॉडी सेंटर नाम देते हैं इसको। क्यूब, इस पूरे को हम बोलते हैं बॉडी, और बॉडी सेंटर के ऊपर जो पार्टिकल्स होता है वो पूरा का पूरा योगदान अपना एक है, पूरा का पूरा योगदान अपना उसी क्यूब में देता है। मोस्टली 3 ही काम में आते हैं आपके। ठीक है, इन्हीं से हम निकाल लेंगे यहाँ पे प्रत्येक कोशिका में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, इसी की बात करते हैं। इसमें देखें जो पार्टिकल्स है इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ठीक है, और कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसका मतलब प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर है। इनटू में प्रत्येक कॉर्नर वाला पार्टिकल है वो अपने 1/8 का योगदान करता है। तो इसको इसे, ये कॉर्नर की संख्या या कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट है उनकी संख्या, और ये कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं वो है। तो इसको काटेंगे, 8 से 8 कट गया तो ये आ गया 1। इसका मतलब है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है, सरल घनीय इकाई कोशिका होती है। इसमें प्रति कोशिका जो कणों की संख्या होती है जो हम निकाले यहाँ पे, डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल यूनिट सेल, यूनिट सेल में उपस्थित जो पार्टिकल्स है उनका निर्धारण। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सरल घनीय इकाई कोशिका है, उसमें एक कोशिका में एक इकाई कण होगा। आप बोलोगे 8 है, इसमें तो 8 है लेकिन प्रत्येक अपना 1/8 का योगदान दे रहा है, 1/8 1/8 1/8 1/8। तो 8 बार आप 1/8 को लिख के जोड़ोगे ना, ठीक है, तो भी एक ही आना है। ऐसे निकालोगे तो भी एक ही आना है। प्रति इकाई कोशिका, सरल घनीय इकाई कोशिका में अणु कितने हैं? परमाणु अणु या आयन जिससे मिलकर बनी हुई है वो आएगा 1। ये था इसमें यूनिट सेल सिंपल टाइप वाले। उसके बाद में हम निकालते हैं दूसरे प्रकार की यूनिट सेल। ठीक है, फर्स्ट होगी यूनिट सेल का टाइप। सेकंड देखें, इसमें सेकंड जो यूनिट सेल है इसमें वो रहेगी आपकी बीसीसी। निकाल लेते हैं। सेकेंड यूनिट सेल रहेगी आपकी बीसीसी, शॉर्ट में बीसीसी बोलते हैं, फुल फॉर्म लिखते हैं इसकी। तो ये रहेगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हिंदी में इसका नाम लिखें तो इसको हम बोलते हैं काय केंद्रित। बॉडी को हम क्या बोलते हैं? काय केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, ये रहेगा इसका हिंदी में नाम। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल का बोलते हैं हम काय केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। इसके बाद में इसमें यह आता है कि अब हम बनाते हैं तो इसमें डेफिनेशन लिखते टाइम लिखते हैं कि ये जो बीसीसी टाइप यूनिट सेल होते हैं उसमें पार्टिकल कहाँ कहाँ पे होते हैं? तो हम बोलते हैं कि इसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं, प्रत्येक कॉर्नर पे एक, प्लस में काय केंद्रित का मतलब है कि एक जो पार्टिकल है इसमें वो बॉडी सेंटर पर भी उपस्थित होता है। प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक, और एक रहेगा बॉडी सेंटर पे, बीच में रहेगा। ये वाला बन गया बीसीसी की स्ट्रक्चर बन गई, प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक और एक बॉडी सेंटर पे। तो वह है इकाई कोशिका जिसमें अवयवी कण है वो प्रत्येक कॉर्नर पे होते हैं, एक एक, 8 कॉर्नर है 8 हो गई, और एक जो अवयवी कण है वो इस क्यूब के सेंटर में केंद्र भाग में उपस्थित होता है। तो ऐसी यूनिट सेल है वो बीसीसी कहलाती है, काय केंद्रित घनीय इकाई कोशिका कहलाती है। अब हम देखते हैं इसमें प्रति इकाई कोशिका अवयवी कणों की संख्या कितनी है। तो अपने को पता है कॉर्नर्स क्या है? 8 है,
8 कॉर्नर्स है, प्रत्येक 1/8 का कंट्रीब्यूशन करता है, प्लस में बॉडी सेंटर पे एक पार्टिकल और अपना पूरा का पूरा योगदान ये इसी में करता है, क्योंकि बॉडी सेंटर पूरे क्यूब में एक ही होता है, बीच में होता है, तो बीच वाला पार्टिकल्स किसी भी अदर क्यूब में शेयरिंग नहीं करता है, साझा नहीं करता है, तो 1 × 1 लिखेंगे, तो हाथ से काटेगा तो आएगा 1, 1 × 1 करेंगे 1 = कितना आ गया 2 आ गया। आगे समझ में। तो हम बोलेंगे कि बीसीसी टाइप यूनिट सेल होती है, इसमें प्रति इकाई कोशिका अवयवी कणों की संख्या कितनी रहेगी, 2 रहेगी, होगी सेकेंड यूनिट सेल। उसके बाद में थर्ड जो यूनिट सेल है वो हम करेंगे, वो रहेगी आपकी ईसीसी। ठीक है, ईसीसी की फुल फॉर्म लिखेंगे तो आप आगे वाला तो सेम है, सी की सेंटर्ड क्यूबिक सेल, सिर्फ इसकी क्या मिलती है आपको, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कई बुक्स में ईसीसी नहीं दी हुई हो, लेकिन ये वाली भी होती है। हिंदी में रहता है इसका अंत्य केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। इसमें आता है कि इसमें भी जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर के बनी हुई है जो अवयवी कण है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें इंटर पार्टिकल है वो, ये तो सभी में कॉमन रहेगा कि प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक रहेगा, लेकिन यहाँ पे बॉडी सेंटर पे आगे नहीं आएगा कि टू फेस सेंटर, टू कौन सी फेस होनी चाहिए, अपोजिट टू ईच अदर, ये दो जो आमने सामने की फेस होती हैं, तो आप ये पूरी क्यों मानिए उस फेस और उस फेस को ले लो, या फिर इस वाले को इस वाले ले लो, या फिर ऊपर नीचे वाले ले लो। तो जो अपोजिट साइड की दो फेस होती है ना, विपरीत, अब एक दूसरे से विपरीत जो फलक होती हैं, उन विपरीत फलकों के केंद्र पे होता है फेस सेंटर पे। तो फेस सेंटर पे होंगे, कोई भी दो फेस सेंटर लेनी है, कोई भी दो का मतलब है चाहे इन दो को ले लो, चाहे उन दो को ले लो, चाहे ऐसे ले लो, आप आमने सामने की लीजिए। तो हमने ले ली तो ऊपर वाली और एक हमने ले ली है नीचे वाली, दो होंगे। तो अब हम निकालते हैं कि किस प्रकार से आएंगे इसमें प्रति कोशिका इकाई कणों की संख्या। तो कॉर्नर वाला सेम ऐसे लिखा जाएगा, टू फेस के सेंटर पे है, टू ही फेस पे है, तो दो फेस पे है, इनटू में फेस वाला कितना करता है योगदान 1/2, क्योंकि एक फेस है वो दो क्यूब में कॉमन होती है, 1/2 का कॉन्ट्रीब्यूशन चलेगा, इससे कट गया, एक बचेगा, यहाँ से 1 + 1 = 2, यानी ईसीसी के अंदर भी प्रति इकाई कोशिका अवयवी कणों की संख्या 2 है, और बीसीसी में भी प्रति इकाई कोशिका अवयवी कणों की संख्या कितनी है, 2 है, इनमें सेम रहेगी, ये याद रखना। उसके बाद में 3 हो गई है। उसके बाद में फोर्थ जो यूनिट सेल है वो आपकी कौन सी रहेगी, एफसीसी। फोर्थ टाइप की जो यूनिट सेल है वो रहेगी आपकी एफसीसी। एफसीसी में एफ का मतलब क्या होता है, फेस होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड वाले को यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, फलक बोल देंगे, फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। अब बात आती है कि इसमें इकाई कोशिका में अवयवी कण कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो इसमें आता है कि प्रत्येक कॉर्नर पे वे इकाई कोशिका या फिर फलक केंद्रित इकाई कोशिका या एफसीसी में अवयवी कण है वो प्रत्येक क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पे और प्रत्येक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम टू फेस नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम लिखेंगे फेस सेंटर। फेस सेंटर मतलब सभी फेस के सेंटर पे लगा हुआ होगा। दो तो लगाए हुए थे ही पहले, एक इस वाले का और एक इस वाले का आ जाएगा यहाँ पे, ये बन गए। इसमें प्रत्येक फेस के सेंटर पे एक एक आएगा। फेस इस बार 6 है, प्रत्येक फेस वाला 1/2 का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। 3 को इससे काटेंगे, 2 से काटेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और 3 और 1 कितना हो गया 4। यानी एफसीसी टाइप की जो यूनिट सेल होती हैं उनके अंदर प्रति इकाई कोशिका अवयवी कणों की संख्या वो कितनी होगी, 4। तो हमने 4 प्रकार की पढ़ी है। एक तो सरल घनीय इकाई कोशिका, प्रति इकाई कोशिका अवयवी कणों की संख्या 1 आई थी। दूसरी थी आपकी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें प्रति इकाई कोशिका अवयवी कणों की संख्या 2 आई थी। तीसरी थी आपकी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका, उसमें भी अवयवी कणों की संख्या 2 आई थी। और फोर्थ थी आपकी फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी आई थी, 4। ये बढ़ाया हमने। एससी में जो अवयवी कण होते सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। बीसीसी में प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ एक बॉडी सेंटर पे होगा। ईसीसी में प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ कहीं भी 2 विपरीत फलक के केंद्र पे होगा। और एफसीसी में प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फलक के सेंटर पे भी अवयवी कण उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से हो गया अपना टाइप ऑफ यूनिट सेल। कितने प्रकार की थी, 4 प्रकार की। प्रत्येक कोशिका में अवयवी कण किस प्रकार से निकालते हैं वो, और एक ये याद रखना कि कॉर्नर वाला 1/8 का कंट्रीब्यूशन करता है, बॉडी सेंटर वाला पूरा 1 का कंट्रीब्यूशन करता है, और फेस सेंटर वाला जो होता है वो 1/2 का कंट्रीब्यूशन करता है।
फिर के बाद ये भी पूछ रहे थे एज वाला कितना कंट्रीब्यूशन करता है। एज क्या होता है, किनारा, ये वाला जो है उसको हम एज बोलते हैं। दो कॉर्नर को जोड़ने वाली लाइन एज किनारा होती है। वो कॉर्नर माने उस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक की लाइन की, इसके इस साइड वाले क्यूब, फिर इसके दोनों के इस साइड वाले क्यूब, चार नीचे चार क्यूब है ना, ये इसके इस साइड वाले, इसके इस साइड वाले और उसके उस साइड वाले, चार क्यूब हो गई। चारों क्यूब में ये कॉर्नर कॉमन है, तो क्यूब का जो कॉर्नर होता है वो एक चार क्यूब में कॉमन होता है। इस कारण से एक क्यूब में अपना वो 1/4 का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। इसलिए एज जो होती है वो एक क्यूब में अपना 1/4 का कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। हालांकि इसमें इंटर पार्टिकल ये निकालने में अपना कोई यूज नहीं है इनका, फिर भी याद रखना कि एज 1/4 का, बॉडी सेंटर 1 का, फेस सेंटर 1/2 का और कॉर्नर है वो 1/8 का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये था इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल और टाइप ऑफ यूनिट सेल। उसके बाद में एक आता है इसके अंदर डेंसिटी निकालनी आती है, ठीक है। घनत्व किस प्रकार से निकालते हैं पूरे क्रिस्टल का, घनत्व को भी साथ में देख लेंगे। घनत्व किसी भी क्रिस्टल का किस प्रकार से निकाला जाता है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, इसका एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, उससे आपको निकालना है। फॉर्मूले में जो भी वैल्यू होती है उनको रखना, और उनको रखने के बाद में आपका एक क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है। वैसे डेंसिटी घनत्व क्या होता है, निश्चित आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। आयतन क्या होता है क्यूब का, तो हम क्यूब का जो एज होती है ना किनारा, उसकी जो लेंथ होती है, क्यूब है तो उसकी क्यूब कर लो, टोटल आयतन हो जाएगा क्यूब का। नीचे टोटल आयतन और ऊपर वो कितना परसेंट है, क्योंकि अपने को पता है कि डेंसिटी D इज इक्वल टू क्या होता है, m/v। निश्चित आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही हम उस क्रिस्टल का घनत्व कहते हैं। अब क्यूब जो है, क्यूब के लिए निकालना है अपने को, ये तो क्यूब में जो एज होती है, किनारा होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है, a मान के चलते हैं। तो इस क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, टोटल आयतन, अब वॉल्यूम तो अपने को पता है क्यूब में चलता है, तो इस एज वाली लेंथ है ना उसकी क्यूब कर दो। ये इस पूरी क्यूब का, जिस क्यूब की आप डेंसिटी निकालना चाह रहे हो, उस क्यूब का ये क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया। तो v की जगह तो हम टोटल वॉल्यूम लिख देंगे A3 इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखना है, ऊपर मास लिखना है। मास किसका लिखना है, जितने पार्टिकल्स उस क्यूब में प्रेजेंट है जिसकी हम डेंसिटी निकाल रहे हैं, उस क्यूब के जो पार्टिकल्स है उनकी संख्या यहाँ लिखनी है। मान लीजिए उसकी संख्या हम यहाँ लिख रहे हैं, जेड से लिख रहे हैं, जैसे अभी निकाल के है ना, BCC, FCC, ECC, SC, इन सभी में जो 1 2 3 1 2 4 ये आए थे ना ऐसे करके, उनको यहाँ जेड की जगह लिखना है। ये पार्टिकल, प्रत्येक पार्टिकल जिससे मिलकर के वो क्यूब बनी हुई है उस पार्टिकल का मास लिखना है, और साथ में यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, आवोगाद्रो नंबर से नीचे इसको, मतलब कितने कण है ये आ जाएंगे, तो आवोगाद्रो से नंबर से इसको नीचे मल्टीप्लाई वो कर देना, ये हो जाएगी इसकी डेंसिटी। तो ऐसे करके इसका एक डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है। आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, डेंसिटी ऑफ ग्राम पर सेमी क्यूब में निकालते हैं हम। डेंसिटी पता है परिभाषा क्या हो जाएगी, निश्चित आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को डेंसिटी या घनत्व कहते हैं। स्मॉल d से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। देखिए फॉर्मूला ये बनता है इसका कि d इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई एन ए इंटू में ए क्यूब, ये चलता है अपना, ठीक है। ये जो m है, कई बार इसकी जगह m की जगह w दिया होता है ना, तो यहाँ w करो ना आप, तो यहाँ पे n नोट कर लेना, यहाँ w करो तो यहाँ n नोट कर लेना। इस प्रकार से ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिखे हुए, तो आप तो इसलिए ये मान के चला यहाँ m और यहाँ लिखना है n नोट। इस ये जो फॉर्मूला है उससे निकाली जाती है किसी भी क्रिस्टल की डेंसिटी। तो इसमें कौन सा क्या क्या है, और ये हमेशा ही हम निकालते हैं ग्राम पर सेमी क्यूब में निकालते हैं। इस फॉर्मूले में d है उसको क्या हो जाएगी डेंसिटी, जेड क्या हो जाएगा यहाँ पे हिंदी में लिख लो आप, जेड रहेगा इसमें प्रति इकाई कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या। जेड क्या लिखने हैं, प्रति इकाई कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या, जो अब अभी निकाल के आए हो कि सिंपल क्यूबिक हो तो 1, BCC हो तो 2, FCC हो तो 4 और ECC हो तो 2। ये वाली पहले आपको दिए मिलेगा कि ये क्रिस्टल है जो कि इससे मिलकर बना हुआ इस प्रकार का है, इस ज्यामिति को रखता है, तो जेड की जगह 2 रख देना। क्रिस्टल है, FCC स्ट्रक्चर बना रखी क्रिस्टल है, तो उसमें जेड की जगह ये रखना है।
इस प्रकार से करना है। थर्ड इसमें क्या बच गया, एम को हम यहाँ पे लिख देंगे मोलर मास, जिसका क्रिस्टल, मान लीजिए एल्यूमिनियम का क्रिस्टल है तो मोलर मास रखा जाएगा एल्यूमिनियम का। उसके बाद में आता है इसमें Na क्या है, तो Na की जगह हम क्या रखते हैं, आवोगाद्रो नंबर रखते हैं, और जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। हो गया। लास्ट बच गया इसमें ए ही लिख लो, क्यूब का अपने क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे एज लेंथ, ए लिखना है, ए क्यूब ना लिखेंगे हम, तो बोलेंगे ए है एज लेंथ, ए क्यूब का मतलब इसकी क्यूब कर देनी है। अब कई बार क्या होता है कि जो एज लेंथ होती है वो आपकी दी हुई होती है, या तो पिकोमीटर में दी हुई होती है, या फिर ये नैनोमीटर में दी हुई होती है, या फिर ये एंगस्ट्रम में दी हुई होती है। तो आपको यहाँ पे रखने हैं, उस टाइम क्यूब करते टाइम इसको किस में चेंज कर लेना है, सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है। तो एक पिकोमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, तो एक पिकोमीटर इक्वल होता है 10 की पावर माइनस में 10 सेमी के इक्वल होता है। एक नैनोमीटर वो 10 की पावर माइनस में 7 सेमी के इक्वल होता है, और एक एंगस्ट्रम होता है वो 10 की पावर माइनस में 8 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो आप पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम में मत रखना, डेंसिटी निकाल के साइन इनको इसमें चेंज करके लिखना है। ये रहेगा डेंसिटी का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको क्रिस्टल की डेंसिटी को कैलकुलेट करनी है। उसके बाद देखिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, यदि यहाँ पे एम की जगह क्या दिया वो डब्ल्यू, तो यहाँ एन ए की जगह क्या लिखना है, नंबर ऑफ एटम लिखने, आवोगाद्रो नंबर नहीं लिखना, मास लिखना हो। यदि ये दिया हुआ हो तो ये रख के ये लिखना है इसके नीचे एन ए की जगह, यानी इसी का दूसरा फॉर्मूला जो बन सकता है। दोनों से क्वेश्चन करके देखते हैं हम, एक इसका करेंगे और एक इस फॉर्मूले का करेंगे, डी इज इक्वल टू जेड इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एन नोट इंटू में ए क्यूब। एक इस फॉर्मूले से करेंगे, दोनों से एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन इस वाले ऊपर वाले से करते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपके, एक क्रिस्टल है जो कि एफसीसी लैटिस बना रहा है। ठीक है, क्रिस्टल है एफसीसी लैटिस बना रहा है, उसमें एज लेंथ है वो 654 पिकोमीटर है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि एक क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल क्या कर रहा है, एफसीसी लैटिस बना रहा है। उस क्रिस्टल की एज लेंथ है वो 654 पिकोमीटर है। ठीक है, और मास कितना दिया हुआ है उसका, केबीआर का क्रिस्टल है। इसने बोला कि जो क्रिस्टल है वो केबीआर का क्रिस्टल है, वो ये बना रहा है। सिर्फ ये इतना दिया हुआ, वो पूछ रहा है आपसे कि इसकी निकालो, आप डेंसिटी निकालो कि इसकी डेंसिटी है वो कितनी है। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब आता है सबसे पहले अपने को चार्ज एजेंसी, जेड क्या है इस वाले के अंदर, ये एफसीसी दिया हुआ है। एफसीसी में प्रति इकाई कोशिका विकर्ण 4 होते हैं, ये अपने को खुद से याद रखना है। तो जेड की वैल्यू रखेंगे 4। ए की जगह दिया हुआ है 654 पिकोमीटर, ए क्यूब करेंगे तो इस पूरे की क्या हो जाएगी क्यूब। पिकोमीटर है, सेमी में चेंज करना है, तो एक पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस में 10 सेंटीमीटर, ये बताया हुआ है, चेंज कर लिया। उसके बाद में अपने और क्या चाहिए, एन ए आवोगाद्रो नंबर पता ही अपने को, डायरेक्ट रख देंगे। अब मास चाहिए अपने को केबीआर का, केबीआर का क्रिस्टल है तो केबीआर का मास पता होना चाहिए। इसका मास आता है यहाँ पे 1/8, क्योंकि इसका मान लेते हैं, जैसे कैल्शियम का इस पे आता है ना, तो इसका मान लेते हैं हम 39, और बाकी जो बचा हुआ ब्रोमीन का मान लेते हैं। ब्रोमीन का मान चल रहे 79, 9 9 18, ये ब्रोमीन, ये वाला है पोटेशियम का, ये वाला है ब्रोमीन का, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा, वो बनेगा 118 ग्राम पर मोल में आ जाएगा, 118 ग्राम और पर मोल के अंदर ये आ जाएगा। अब हम निकालना है अपने को डेंसिटी, तो हम लिखते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला, D इज इक्वल टू जेड इंटू में एम डिवाइडेड बाई एन ए इंटू में ए की क्यूब। फॉर्मूले रखते हैं, पहले जेड की जगह रखना 4 इंटू में मोलर मास कितना है 118 डिवाइडेड बाई आवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर माइनस 23, और मोल इनवर्स, इसका यूनिट्स क्या रहेगी आपकी, ग्राम मोल इनवर्स, ये आ जाएगी। और इसके साथ में नीचे आपको एक क्यूब रखना है, तो 654 है उसकी क्यूब, और साथ में क्या है इसके 10 का माइनस 10, इस पूरे की क्यूब करनी होती है, एक क्यूब बना लेंगे, पूरे क्यूब करेंगे तो इस वाले क्यूब क्या हो जाएगी 10 की पावर माइनस 30, 10 की पावर माइनस में 30, ये वाला ठीक है। और ये किस में है, सेमी क्यूब में रहेगा। ठीक है, तो सबसे नीचे वाली जो आपकी यूनिट्स है वो किस में रहेगी, सेमी क्यूब में रहेगी, सेमी इनवर्स में।
तो आप पहले यूनिट को काट दो, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल, तो ऊपर तो बचेगी ग्राम में यूनिट और नीचे बचेगी सेमी वाली है ना, सेमी सॉरी सेमी वाला सेमी क्यूब में, ठीक है, सेमी में सेमी क्यूब बनेगी, ऊपर जाएगी तो ये सेमी इनवर्स की बनेगी, तो सेमी इनवर्स क्यूब ऐसे बनेगी। यहाँ आएगी डेंसिटी यूनिट, तो आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना, फिर ये काट पीटने के बाद में ये तो यहाँ से कट रहा है 23 27 कितने बचेंगे -7 ऊपर जाएगी कितनी बनेगी +7 बनेगी, ये तो कट ही गया यहाँ से पावर सबसे पहले, बाकी बचे वो आप काट लेना और लास्ट में वैल्यू आएगी इसकी 2.75। आप लोग करके देख लेना, ये लास्ट में वैल्यू आती है 2.75 ग्राम पर सेमी क्यूब। इस प्रकार से निकल के आ जाएगी इसमें डेंसिटी। कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ये नहीं दिया हुआ, आपको डेंसिटी दी हुई मिलेगी, बाकी वैल्यू दी हुई मिलेंगी, और ये पूछेंगे, ये नहीं बताएंगे किस प्रकार का क्रिस्टल है, वो तो ये पूछेंगे बताइए क्रिस्टल किस प्रकार का है, तो उसमें आपको ये और ये तीनों चीजें दी हुई है, ये दी हुई ये नहीं दी हुई है, तो आप इस बाकी तीनों को उठा के इस साइड रख लेना। सोल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा वो आपका लगभग आएगा 3.98 के इक्वल आएगा, तो 3.98 लगभग किसके इक्वल, 4 के इक्वल, और जेड की वैल्यू 4 आते ही आप बताना कि ये एक एफसीसी लैटिस है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसमें दूसरे टाइप वाला, जिसमें डब्लू दिया हुआ हो, डब्लू मान करके जो अपने क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं वो वाला। तो देखें इसमें दूसरा जो एग्जाम्पल रहेगा जिसको अपने को निकालना है, दूसरे एग्जाम्पल में हम करते हैं ग्राम वाला निकालते हैं। एक क्रिस्टल है बीसीसी बना हुआ है, इस बार एक क्रिस्टल है वो बीसीसी टाइप की स्ट्रक्चर वो बना रहे हैं, उसमें डेंसिटी निकालनी है, एज लेंथ दी हुई है इसके अंदर, यदि उसकी एज लेंथ है वो कितनी हो 208 पिकोमीटर के इक्वल हो, ठीक है, और 200 ग्राम उसका क्या हो एलिमेंट हो, सॉरी 288 लिखें, तो ये बोला यदि जो क्रिस्टल जिस पदार्थ का मिला हुआ है उस पदार्थ का भार कितना है 200 ग्राम, 200 ग्राम उसका भार है, और इसमें कितने पार्टिकल्स है अवोगाद्रो नंबर, तो ये ना ये दिया हुआ ना सीधा बताया हुआ इतना इसका बना हुआ क्रिस्टल, तो उसका भी आपको खुद को निकालना है, और एन तो पहले से फिक्स है इतना ही रखा जाता है, लेकिन यदि यहाँ पे डब्ल्यू करते तो यहाँ एन नोट आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स सॉरी कितने एटम प्रेजेंट है उस यूनिट सेल में, वो आपको क्वेश्चन में दी हुई देखी गई। इसमें क्वेश्चन में दी हुई है 24 × 10⁻³ एटम, क्रिस्टल में 24 × 10⁻³ एटम है वो प्रेजेंट है। अब बोल रहा है कि इस क्रिस्टल की आपको क्या निकालनी है डेंसिटी निकालनी है। अब हम क्या करते हैं बीसीसी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इस वाले में क्या करेंगे डेंसिटी निकालनी है, बीसीसी है इसका मतलब इसमें जेड की वैल्यू रहेगी 2, पिकोमीटर में एज लेंथ है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 288 × 10 सेमी, बाकी तो ऐसे कैसे रखना ही है। तो इस बार डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा ये वाला जेड इंटू में डब्लू, डब्लू लग गया तो यहाँ पे आएगा एन नोट इंटू में a⁵, डेंसिटी इक्वल क्या होगा, जेड की वैल्यू पता ही है 2 रखनी है, ग्राम में वैल्यू कितनी दी हुई है इस बार 200 ग्राम, ऐसे कैसे उठा के रख देना, नीचे आपको ये लिखना है इस बार ये वाला, तो 24 × 10⁻23 और इंटू में और क्या बच गया आपके ये वाला रखना है आपको, तो 288 की क्यूब इंटू में 10⁻³ की 10⁻10 की क्यूब करें तो 10⁻10 और यहाँ पे आ जाएगा सेमी क्यूब। इस बार आपको डेंसिटी जो निकल के आएगी इससे इसको कर लेना, बच गया कितना 10⁻7 ऊपर ले जाना 10⁻+7 बन जाएगा, और बाकी आप इसको काट के कर लेना। तो लास्ट में जो डेंसिटी की वैल्यू आ रही है फाइनल में लिख रही है वो 6.9 ग्राम पर सेमी क्यूब। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ये निकल गई आगे डेंसिटी। 2 प्रकार से हम डेंसिटी है वो निकाल सकते हैं। 2 एग्जाम्पल्स हो गए इसके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्रेग इक्वेशन, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।